Hello बच्चों, let's see this question. This question says the BH curve for a certain specimen is systematically shown in given diagram. Which of one of the following correct magnetic nature of the specimen? पहला दे रखा है डायमैग्नेटिक, नोट फेरोमैग्नेटिक, नोट पैरामैग्नेटिक। दूसरा है मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, नोट डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। और तीसरा पैरामैग्नेटिक एंड नोट डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। और फोर्थ है आपके पास एप्लीकेबल टू ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म मेंशन्ड अबव। तो यहाँ आपको जो डायग्राम है किसका बेसिकली हिस्टेरिसिस का है। तो हिस्टेरिसिस ग्राफ जो कैसे बनाए जाते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के, मान लीजिए कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, तो एक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया अपन ने जिसको ऊपर बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। और क्या होता है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बी उसके। तो जैसे आपके पास यहाँ पर देखें कि डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और तीन सब्सटेंस होते हैं, तो उनमें से ये ग्राफ किसके लिए होगा। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा आपके पास, की कॉन्सेप्ट देखें तो बेसिकली क्या की कॉन्सेप्ट आपके पास जो मेटल हैं तो डिफरेंट नेचर्स के होते हैं आपके पास, और उन्हीं नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर मींस यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है एक्स्ट्रा फील्ड के कारण मेटल के अंदर, उसके बारे में आपके पास क्या वेरिएशन आते हैं, या फिर मेटल का मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन कैसे होता है एक्स्ट्रा फील्ड लगाने। ये हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मेटल्स। तो जनरली इसके अकॉर्डिंग तीन क्लासिफिकेशंस आपके पास, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तो इस वाले जो बीएच कर्व दे रखा है इसके डायग्राम को देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे मान लिया आपने बाहर से फील्ड लगाया एच, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इसके अंदर। तो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है, जैसे यहाँ पर दे रखी है अपने पास, यहाँ से मान लिया आपने फील्ड लगाया और तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है और धीरे धीरे कर एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है। उसके बाद क्या होता है, फील्ड धीरे धीरे कम हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे पहुंचे अपन, ये जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे देखिए एच की वैल्यू क्या है, जीरो, पर बी की वैल्यू नॉन जीरो है। तो इसको बोलते हैं अपन रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी तो रिटेंटिविटी क्या होती है बेसिकली कि अगर मान ली किसी भी मेटल सब्सटेंस के अक्रॉस एक्स्ट्रा फील्ड लगाएं, उसके बाद तो उसके कारण का उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होगी। अब फील्ड को मान ली रिवर्स कर दे तो धीरे धीरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम होगी। अब बाहर का फील्ड मान लीजिए जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, फिर भी मेटल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, एबिलिटी टू रिटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब वापस क्या हो रहा है, धीरे धीरे फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स करें तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मेटल के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। उस केस में यहाँ पर एच की कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, तो ये कहलाती है आपके पास कोरेसिविटी। कोरेसिविटी यानी कि अंदर की प्रॉपर्टीज, यानी कि जो मेटल मैग्नेटाइज हुआ उसको कंप्लीट डीमैग्नेटाइज होने के लिए आपको क्या करना, फील्ड लगाना पड़ता है, पर रिवर्स डायरेक्शन में लगाना पड़ता है। तो दो चीज़ें, रिटेंटिविटी एंड कोरेसिविटी। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस दे रखे हैं उनको देखें, डायमैग्नेटिक, पहला कौन सा, डायमैग्नेटिक। तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है आपके पास, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्स्ट्रा फील्ड में रखा जाए तो एच यानी कि बाहर का फील्ड, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है जितना कि उसके अंदर जनरेट हो रहा है। और एक किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से होता है आपके पास। यानी कि ये वाला ग्राफ इसके लिए तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस तो आपका आएगा नहीं। दूसरे की बात करें अपन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहाँ पर क्या पैरामैग्नेटिक के लिए कि जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बी, और बाहर से कितना लगाया अपन एच, तो इस बी की वैल्यू एच से ज़्यादा होती है, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं। तो आपके पास क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, पर उसकी वैल्यू बाहर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड उससे ज़्यादा नहीं होती। और जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड को अपन रिमूव करते हैं तो ये वापस क्या होता है, डीमैग्नेटाइज होना शुरू कर देता है। यानी कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को होल्ड नहीं कर पाता, तो यानी कि ये पैरामैग्नेटिक भी नहीं हो सकता। तीसरे सब्सटेंस की बात करें जो आपका कौन सा, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इनमें क्या होता है आपके पास कि जब भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, सपोज करिए तो ये आपका जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है आपके पास डायपोल्स होते हैं, मैग्नेटिक डायपोल, उनका बंच होता है अलग अलग डायरेक्शन में। फील्ड आपका बाहर से कितना है एच, और अंदर की ओर जनरेट हो रहा है मान लो बी, तो इस बी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है किससे, एच से। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है कि आपके पास जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसके अंदर क्या होता है, डोमेन चलते हैं। आपके डोमेन का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर आपके पास अलग अलग बंच है,
इस तरह से बने। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल है आपके पास, यहाँ पर इस तरह से डायपोल है, अलग अलग डायरेक्शन में लाइन है, यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में डायपोल लाइन है। इस तरीके से आपके पास डायपोल्स होते हैं, मैग्नेटिक डायपोल फेरोमैग्नेटिक के अंदर। और इसमें से एक डोमेन होता है, जैसे कोई सा बंच लिया है यहाँ पर, तो एक डोमेन डायपोल होता है। अगर जैसे फील्ड लगाए बाहर, अगर वो डोमेन डायपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, तो बाकी जो डायपोल थे उसी बंच के वो भी क्या करते हैं, उसी डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू कर देते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर बी की वैल्यू एच से काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे फील्ड लगाए तो इसके अंदर क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आना शुरू कर देगी। और जैसे एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ाते जा रहे हैं तो एक ऐसा टाइम आएगा सभी डायपोल्स क्या होंगे, एक परफेक्ट डायरेक्शन में अलाइन होंगे, उसके बाद कोई अलाइनमेंट नहीं होगा, यानी कि वहाँ पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। अब मान लीजिए धीरे धीरे करके अपन मैग्नेटिक जो बाहर से फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड कम करते जा रहे हैं, तो डायपोल के अंदर क्या वो डिसअलाइनमेंट होगा। पर इतनी इजीली आपस में या बोलते कि इंस्टेंटेनियस आपके पास डिसअलाइनमेंट नहीं होता। अगर मान लो बाहर का फील्ड जीरो भी हो गया, जो एक्सटर्नल अपन ने लगा रखा है इसकी वैल्यू जीरो होगी, फिर भी सारे डायपोल क्या अपनी उस पोजीशन में जो पहले थे उसमें आने में टाइम लगता है, यानी कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अभी भी होल्ड कर रखी है। तो वो चीज़ कहलाती है रिटेंटिविटी। अब मान लीजिए आपके पास इस फील्ड को, इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीट जीरो करना है, तो अपने मैग्नेटिक फील्ड किस में लगा दिया, रिवर्स डायरेक्शन में लगा दिया, यानी कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रिवर्स। तो आपका थोड़ा सा आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रही है, इसका मतलब कोरेसिविटी है। कोरेसिविटी का सेंस क्या होगा, यानी कि अपने को उस फेरोमैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो करनी है। तो डायपोल्स को वापस उसी तरह लाने के लिए अपन रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। तो वहाँ पर भी आपका क्या होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फील्ड लगा के रखना पड़ता है। तो यानी कि आपके पास ये जो ग्राफ दे रखा होगा ये किसके लिए होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा कि फेरोमैग्नेटिक एंड नॉट डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, यानी कि ना तो डायमैग्नेटिक होगा ना पैरामैग्नेटिक, केवल किसके लिए होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।